वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का चंदन एसएस कोचिंग में। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर जो कि हमारा ग्रेविटेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। ये बेटा हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास आपकी अपलोड कर दी गई है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उसके वीडियो देख लीजिए। बेटा आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमारी इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर स्कूल में ये बच्चों से टॉपिक पूछा जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सर आइजैक न्यूटन in 1687 proposed a law about the force of attraction between the two objects in the universe which is known as Newton's law of gravitation. Sir Isaac Newton in 1687 proposed a law about the force of attraction between two objects in the universe, which is known as Newton law of gravitation. बेटा क्या है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? हमारे इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि न्यूटन ने 1687 में एक लॉ दिया था और कहा था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्शन यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उस लॉ को यहाँ पर हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा है। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है आपका, वो हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every object in the universe attracts every other objects with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। आप इसे नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every object in the universe attract every other
ऑब्जेक्ट। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने बताया था ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। सपोज दैट ये मेरे पास मार्कर है और मेरे पास ये डस्टर है, ये मार्कर है, ये डस्टर है। अगर मैं कहूँ ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है और डस्टर इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल मैंने गलत नहीं कहा। ये मार्कर भी डस्टर को अट्रैक्ट करेगा और ये डस्टर भी इस मार्कर को अट्रैक्ट करेगा, जो कि हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमें बताया गया था। यानी कि ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे ये मार्कर और मैं हूँ, चाहे ये पेन और ये मार्कर है, ये एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो किसी एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको अगर छोटी क्लास में पढ़ाया गया हो तो क्या पुश और पुल, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पे या पुश करो या पुल करो, वो आपका फोर्स कहलाया जाता है। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हो तो यही डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी जाती है। तो बेटा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे किसी एक फोर्स से, और जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो बेटा आपका जो मासेस है ऑब्जेक्ट का, उनके प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्या है देखिए, सपोज दैट बेटा ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और ये बेटा कोई एक ऑब्जेक्ट है बी। इनके बीच में बेटा दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है बेटा हमारा डी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों के बीच की दूरी है डी। उसके बाद इसके पास बेटा ए ऑब्जेक्ट के पास मान लो m1 मास होगा और इसके पास बेटा m2 मास होगा। तो जैसा मैंने यहाँ पर बताया था, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट। तो ए बेटा इसको अट्रैक्ट करेगा, ए बेटा इसको अट्रैक्ट करेगा, और बी किसको अट्रैक्ट करेगा, ए ऑब्जेक्ट को करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ए बी को अट्रैक्ट करेगा, बी ए को अट्रैक्ट करेगा किसी एक फोर्स से। वो फोर्स है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो याद रहे, अगर सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा हो तो इसका मतलब है वो डायरेक्टली है, आपसे कहा गया है। जैसे सपोज दैट बेटा यहाँ पर 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाता है। उसी प्रकार से अगर प्रोपोर्शनल लिखा गया है तो आप मान के चलिए वहाँ पर वो डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो एफ यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, क्या लिखा है वहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनके मासेस के प्रोडक्ट के, यानी कि m1 m2। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। और आपसे क्या कहा गया बेटा, यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, यानी कि अपॉन में d स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे बेटा हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे बेटा हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। उसके बाद बेटा नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। f आपको पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और उसकी जगह एक कांस्टेंट का साइन आएगा। तो प्रोपोर्शनल का साइन हट गया इज इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शन आ गया हमारा g, प्रोपोर्शनल नहीं सॉरी, एक हमारा कांस्टेंट आ गया g, यानी कि उसके बाद m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यही बेटा वो फॉर्मूला है, यही हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि न्यूटन्स के द्वारा दिया गया था। समझिए न्यूटन, इनको सर आइजैक न्यूटन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास सर की उपाधि दी गई थी। देखो बेटा इन्होंने न्यूटन के 3 लॉ दिए, पहला दूसरा तीसरा, इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया। तो समझिए इनका फिजिक्स में कितना ज़्यादा योगदान रहा है। तो बेटा F बराबर g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर जो कि हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेयर g इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि जो हमारे, देखिए बेटा, हमारे इस चैप्टर में 2 जी आएंगे, एक आएगा स्मॉल जी और एक आएगा बड़ा जी, यानी कि स्मॉल जी और एक कैपिटल। इनमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, याद रखना जो बड़ा जी है इसे कहेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बड़े जी को कहेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना, या फिर इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पर हमारा बड़ा जी है बेटा ये कांस्टेंट है, इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया है। बेटा यूनिवर्सल इसलिए कहा गया है, जो आपका कैपिटल जी है ये कभी भी प्लेस टू प्लेस आपका चेंज नहीं होता है, यानी कि आप चाहे मून पे हो, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप किसी भी प्लानेट पे हो, आपका कैपिटल जी कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर इसकी वैल्यू की बात करूं बेटा, मैं इसकी वैल्यू की बात करूं बेटा, जगह नहीं है, रेस कर देता हूं मैं। अगर मैं बेटा इसकी वैल्यू की बात करूं, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर है। बेटा अगर मैं ये बात करूँ, ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर यूनिट कैसे आई, तो वो मैं अभी आपको इसके आगे समझा दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसे पूरा हमने सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये आ गया। आपको पता है यहाँ पर m क्या है बेटा, m1 एंड m2 बेटा क्या है, मासेस हैं हमारे, और d बेटा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमारा d है। इसे आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा आपका ये, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पर यूनिट आई है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये कैसे आई। देखिए आपको फॉर्मूला पता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं g की वैल्यू निकालूँ तो F इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, F मल्टीप्लाई डी स्क्वायर बराबर में g m1 m2। g की वैल्यू निकालनी है तो F मल्टीप्लाई डी स्क्वायर का डी स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएंगे, m1 m2 बराबर में g। बेटा अब यूनिट कैसे निकालेंगे, F फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। d मतलब बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। एक डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर और दो बार डिस्टेंस तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर अपॉन
m1 m2 यानी m1 बेटा क्या है हमारा मास, और मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि दो हो गए हमारे किलोग्राम स्क्वायर, यही हमारी यूनिट आई है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपको पता है जब ये ऊपर जाएगा तो किलोग्राम की पावर -2 हो जाएगा, यानी कि ये भी यूनिट हो सकती है और ये भी यूनिट हो सकती है, दोनों सेम यूनिट हैं। तो याद रहे बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, F बराबर G(m1 m2) अपॉन डी स्क्वायर। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, यानी कि जो ये लॉग था इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। importance of the universal law of gravitation. The universal law of gravitation, the universal law of gravitation successfully explained several phenomena. First is the force that binds us to the earth. B point is the motion of the moon around the earth. C point is the motion of planets around the sun. Last point is the tides due to the motion moon and the sun. देखिए बेटा क्या है इसके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इम्पोर्टेंस। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना। जितने भी ये फिनोमिना दिए गए बेटा न्यूटन ने बड़े ही आसानी से इन सभी को एक्सप्लेन कर दिया था वन बाय वन। द फोर्स दैट बिंड अस द अर्थ, बेटा जो हमारी अर्थ है वो एक फोर्स से बिंड है, उस फोर्स का क्या नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड पॉइंट द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, बेटा आपको पता है जो हमारी मून है वो मोशन कर रहा है, किसके चारों तरफ मोशन कर रहा है, अर्थ के। ये भी बेटा कब पॉसिबल है, जब आपका वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तीसरा द मोशन ऑफ द प्लानेट, जितने भी प्लानेट हैं वो मोशन कर रहे हैं किसके चारों तरफ, सन के, यानी कि हमारी अर्थ है, जुपिटर है, ये सारे आपके मोशन कर रहे हैं सन के अराउंड। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, बेटा कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मून और सन की वजह से बेटा क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसका लिंक आपको, इसकी जो क्लास है आपको
अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद जो क्लास नंबर हमारी 1 है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।